तो कैसे हो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 को हमने स्टार्ट किया था, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं लगातार उसके, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से ये दिन देखने के लिए मिला। हमारे आज 400 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए। इतनी रैपिड ग्रोथ मैंने पहली बार देखी है। ये आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, इस्तकबाल है कि आपने हमारे चैनल पर आके हमें सपोर्ट किया और हमें प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छे। हमारा उद्देश्य जो लोगों को मुफ्त शिक्षा देना है, उसके लिए आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ल्यूसेंट की इस फिजिक्स सीरीज का अगला लेक्चर देख लेते हैं, जिसमें हमसे 10 क्वेश्चन। देखिएगा, पहले मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उन 15 क्वेश्चंस को कवर कराने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दिया। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर इंटरटेन भी रहे और आप चीज़ों को समझ भी लें बहुत अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें अगेन हमसे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम आपको अच्छे से पता है किसका नियम कहलाता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जड़त्व का नियम। मैंने लास्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जिन लोगों ने इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उस लेक्चर को देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना, देखो ये घोड़ा गाड़ी है। अब ये घोड़ा गाड़ी क्या होगी, आगे को जाती है। अगर इसमें लोग बैठे हुए हो तो घोड़ा गाड़ी ये आगे को मूव कर रही है। लेकिन सवाल ये किया गया है कि घोड़ा गाड़ी किस वजह से आगे को जाती है। तो आपको समझाता चलूं, जब घोड़ा अपनी टांगों से जमीन को पीछे को ढकेलता है, ये घोड़ा गाड़ी का भी केस है, तो हमारा भी केस यही है। हम लोग भी क्या करते हैं, जब चलते हैं, मूव करते हैं, तो हम अपने पैरों से ज़मीन को पीछे को धक्का देते हैं। तो हमने जो किया है उसको बोलते हैं एक्शन, और ज़मीन ने हमारे साथ जो किया उसको बोलते हैं रिएक्शन। तो हम की बात नहीं कर रहे, अब घोड़े की बात कर लेते हैं। तो घोड़ा क्या कर रहा है, अपने पैरों से ज़मीन को धक्का दे रहा है पीछे की तरफ को। तो ये हो गई एक्शन। एक्शन मतलब जमीन को धकेलना पीछे की तरफ को। अब जमीन क्या कर रही है, जमीन जो है रिएक्शन लगा रही है, वो हम पर रिएक्शन लगा रही है। तो इसलिए हम मूव करते हैं आगे को। अगर हम पर रिएक्शन लगी है तो रिएक्शन फोर्स की वजह से ही मूव किया जाता है, तो वो जमीन लगाती है। इस तरह का क्वेश्चन घोड़ा गाड़ी की फॉर्म में फ्रेम किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने वाला बल जो है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। तो पहला ऑप्शन है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल। तो क्या गाड़ी घोड़े पर बल लगा रही है? बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है घोड़े द्वारा, देखो घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल। क्या घोड़ा गाड़ी पर बल लगा रहा है? तो ये भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, डायरेक्ट बात कर लेते हैं। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, एक्चुअल में ये जो नियम को प्रतिपादित करता है वो न्यूटन के तृतीय नियम को प्रतिपादित करता है। कैसे? घोड़े ने लगाई एक्शन और जमीन ने लगाई रिएक्शन। तो एक्शन मतलब क्रिया प्रतिक्रिया बल को ये निरूपित करता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है क्रिया प्रतिक्रिया का। तो न्यूटन के तीसरे नियम से ये चीज प्रूफ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसमें हमसे क्या कह रहा है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर या आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? देखिएगा, आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा, अगर आप भी किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं, उमूमन तौर पर करते होंगे, तो क्या होता है, अचानक से अगर आप ब्रेक लगा दोगे तो आपका मोशन थोड़ा सा आगे की तरफ को होता है, और अचानक से स्टार्ट हो जाती है गाड़ी तो हमारा मोशन थोड़ा पीछे की तरफ को होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनर्शिया, जैसे कि मैं आपको डिस्कस कर चुका था लास्ट वीडियो में, इसलिए कह रहा हूँ कि यार लास्ट वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखें। लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि इनर्शिया कहते किसको है, जड़त्व।
जड़त्व कहते किसको है? इसको बोलते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया ये वजन की वजह से आता है। बताया था मैंने कि ये जो है इनर्शिया जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। किसी भी बॉडी की अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, उसको जड़त्व बोलते हैं। अब यही मसला था कि गाड़ी जैसे ही रुकी हुई थी और स्टार्ट हो गई, तो जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है वो पीछे की तरफ को जाएगा। अच्छा, क्यों जाएगा? क्योंकि उस व्यक्ति का नीचे वाला सिरा जो गाड़ी पर रुका हुआ है वो तो गाड़ी के साथ गतिशील अवस्था में आ जाएगा, जो कि ऊपर का पार्ट है वो अपनी जगह बना रहेगा। इसलिए हमारी बॉडी, ऊपर की बॉडी पीछे को जाती है और नीचे की बॉडी आगे को जाती है जब गाड़ी अचानक से आगे को मूव करती है। तो सिमिलर केस है गाड़ी जब बहुत तेज मूव करती है ब्रेक लगाने का, बिल्कुल सिमिलर केस है। तो ये जो होता है सिर्फ जड़त्व की वजह से होता है। लेकिन हमसे ये पूछा है इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो देख लो, सापेक्षता का सिद्धांत जो कि आइंस्टाइन ने दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये भी नहीं, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, या न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं। पता होगा आपको, न्यूटन के पहले नियम को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। और ये चीज़ प्रूफ हो रही है जड़त्व के थ्रू। तो ये हमारा जो आंसर जाएगा सीधा सीधा कहा जाएगा न्यूटन के पहले नियम पर। क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्योंकि यार अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगे तो फिर मज़ा किस बात का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। जो गैसेस नीचे को निकलती हैं ये नीचे को लगाती हैं एक्शन, क्रिया। जब ये नीचे को क्रिया लगा रही हैं गैसेस जो नीचे को निकल रही हैं, तो गैसेस के निकलने की वजह से जो ऊपर को लगेगा थ्रस्ट, उसको बोलेंगे रिएक्शन। तो एक्शन नीचे को लगी तो रिएक्शन कहाँ को लगेगी? ऊपर को। जितनी तेज स्पीड से गैसेस निकलेंगी उतनी तेज स्पीड से रॉकेट कहाँ भागेगा? ऊपर को भागेगा। एक्शन रिएक्शन के बराबर होगी। तो ये न्यूटन के किस नियम को प्रूफ करता है? तृतीय नियम को। तो ये पूछ रहा है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम से, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका। सेम वही बस वाला केस है। ये कह रहा है कि अगर घोड़े पर कोई बैठा हुआ है, घोड़े पर, देखो भाई घोड़े पर, मुझसे घोड़ा बनाना नहीं आता, मत बनाओ यार, ऐसे समझ लो बात को, बेइज्जती हो जाएगी। घोड़े पर कोई बैठा हुआ है, घोड़ा रुका हुआ है। अब घोड़े ने अचानक से चलना शुरू कर दिया, अचानक से, तो जो घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके गिरने की दिशा किधर को होगी? पीछे की तरफ को। रीजन, जो बैठा हुआ हिस्सा है आदमी का वो तो घोड़े के साथ गतिशील अवस्था में आ जाएगा, जबकि हमारी बॉडी, ऊपर वाली बॉडी जो है, जो नीचे से ऊपर को आ रही है हाफ, वो रेस्ट में होगी। रेस्ट का मतलब ये है कि उसकी पोजीशन एकदम से नहीं बदली होगी। पोजीशन ना बदलना, ये तो यार आपको जड़त्व के थ्रू समझाया मैंने। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम। और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। किसका नियम? जड़त्व का नियम। तो ये जड़त्व कौन सा है? देखो भाई वो रुका हुआ है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको बोलते हैं विश्राम जड़त्व। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विश्राम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल था इसलिए मैं आगे निकल गया, घबराए नहीं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? देखो भाई, अगर कोई बंदा कैच पकड़ना चाहेगा तो वो क्या, वो बॉल को ऐसे नहीं पकड़ेगा, वो थोड़ा पीछे की तरफ को लेकर आएगा। पीछे को खींचना, अपने हाथों को पीछे खींचने का मतलब ये है जो उस बॉल की स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाए और बॉल उसके हाथ से ना निकले। तो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई वो पीछे को हाथ क्यों खींचता है? तो पहला ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। दूसरा, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। नहीं भाई, त्वरित स्थिति में तो बिल्कुल नहीं रहेगी। जब आपने हाथ पीछे को किया है तो उसकी स्पीड घटा रहे हो ताकि आप अच्छे से उसको कैच कर सको, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। नहीं, ये भी नहीं हो सकता भाई, वो कम बल थोड़ी ना लगा रहा, वो तो बल लगा रहा बराबर रोकने के लिए, लेकिन उसकी स्पीड को घटाने की कोशिश कर रहा। हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। नहीं, ये दोनों ही कट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है अगर हम हाथ को पीछे की तरफ को खींचेंगे। तो देखिए बहुत तेज बॉल आई तो आप हाथों में पकड़ने के बाद थोड़ा हाथ पीछे की तरफ को करते हो
इस तरह से। तो वो रीज़न यही है कि आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, बल गुणनफल है। बल का जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। तो बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान का और त्वरण का। इसमें जो ऑप्शन दे रखा हो वो टिक कर दो। द्रव्यमान और त्वरण का बल जो है वो गुणनफल है। बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये एक ऐसा ही यूनिट है। अगर आप इसके सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो ये डाइन होता है। क्या होता है ये, डाइन। तो एक न्यूटन और एक डाइन में रिलेशनशिप पूछ लेता, वो कभी डिस्कस कर लेंगे कभी ना कभी। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, देखिएगा ये सारे क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किए थे। कल का मतलब ये है कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं। कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ऐसे कॉन्सेप्ट है कि सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे और ये रिपीट मारेंगे, कुछ नया नहीं बनने वाला, सब यही रिपीटेशन लगता है। आप डेट भी देख रहे होंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमसे कह रहा है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, यहां तक बोल दिया पहला ऑप्शन, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। पदार्थ की मात्रा बताया था मैंने कि द्रव्यमान, क्या चीज, द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हैं, ये होता है द्रव्यमान। तो ये मात्रा होती है, पदार्थ की क्या होती है, ये मात्रा। इसको मैं लिख दूं पदार्थ की मात्रा। अब देखो पदार्थ की मात्रा जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, ये कभी नहीं बदलता। चाहे आप चंद्रमा पर जाएं, चाहे आप स्पेस में चले जाएं, या अर्थ पर रहें, या फिर जहन्नम में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपका मास नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, गलत, पदार्थ की मात्रा नहीं बदलती। दूसरा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो ये वाली बात तो ठीक है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है और भार जो है वो घट जाता है। देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, भार घट जाता है। चंद्रमा पर जब आप जाते हैं तो आपका वेट कम हो जाता है। इसका रीजन है, देखो भार जो है ना एक्चुअल में वो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो भार तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को आप वेट बोलते हो, जिसका वैल्यू होता है mg। तो ये सॉल्ट जो डिपेंड करता है वो g पर डिपेंड करता है। अगर g कम हुआ तो वेट भी कम हो जाएगा, g अगर g की वैल्यू बढ़ गई तो वेट भी बढ़ जाएगा। यही रीज़न है कि अगर आप सूरज के पास चले जाते हैं, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एजम्पशन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि आप सूरज के पास चले गए, तो गाइज आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की खींचने की, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं ना, एक्चुअल में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है अर्थ के मुकाबले। लेकिन अभी फ़िलहाल बंदा चांद तक पहुँचा है, तो चांद पर जो जी की वैल्यू होती है, जो जी मून होता है, वो अर्थ के जी का 1/6 होता है। अर्थ के जी का कितना होता है? 1/6। इसको आप ये भी कह सकते हो, इसको आप ये भी कह सकते हो कि जी मून जो होगा वो 16.66% होगा जी अर्थ का। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इससे यही पता लगता है ना, इससे यही पता लगता है। अच्छा, एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। अगर अर्थ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू, जी अर्थ की वैल्यू आपको ऑन एन एवरेज याद कराई जाती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर जी मून की वैल्यू की अगर बात करोगे तो जी मून की वैल्यू तो अलग होती है, ये 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आप इससे ही समझ सकते हो जो मून पर खिंचाव है यार वो बहुत कम है, अर्थ का खिंचाव बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर खिंचाव जितना ज़्यादा होता है वहाँ पर वेट उतना ज़्यादा, जहाँ पर खिंचाव जितना कम वहाँ पर वेट उतना कम। सिंपल सा फंडा है। तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन गलत है। साफ दिख रहा है, हमसे कह रहा है भार में परिवर्तन होता है, गलत। भार में परिवर्तन, हाँ सॉरी, भार परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन बिल्कुल सही बात है। मुझे अपरिवर्तन का ध्यान रहा, भार में परिवर्तन तो होगा लेकिन द्रव्यमान का जिक्र नहीं है, इसलिए ये गलत है। मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है, तो दोनों में कमी तो कभी नहीं हो सकती, मात्रा सदैव एक ही रहती है।
जबकि भार कम या ज़्यादा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, अगर मैं डायरेक्ट आपको आंसर करूं तो डायरेक्ट ये कहूंगा कि यार ये जो है घटता है जी का मान, लेकिन लॉजिक दूर दूर तक पता नहीं होगा आपको क्यों घटता है। तो आज लॉजिक की बात कर लेते हैं और कुछ थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी आज देख लो मेरी कैसी है। देखो अर्थ की अगर शेप की बात करें तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ की जो शेप है वो थोड़ी सी इस तरह की है, ये ओवल शेप की। ओवल शेप देख रहे होंगे, थोड़ी चिपकी पिचकी हुई है इस तरफ से। तो ये जो पॉइंट है, जो लाइन खींची है मैंने, ये लाइन कहलाती है विषुवत रेखा, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये इक्वेटर है, पूरे अर्थ का इक्वेटर है। इससे 23.5 पर दो लाइनें ड्रॉ कर दी गई। इसको कहा गया कर्क रेखा, कर्क रेखा, जबकि इसको कहा गया मकर रेखा। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मजे की बात यह है कि दोनों के बीच में जो फर्क है वो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ की तरफ को है क्योंकि ऊपर का जो सिरा है वो उत्तरी है। ये भी दिखा देता हूँ, ये पॉइंट जो है नॉर्थ की तरफ को है, मतलब नॉर्थ ही है, और ये साउथ है, ये ईस्ट है, एंड ये पॉइंट है वेस्ट। तो ये 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ को है तो नॉर्थ होगा। नीचे वाली लाइन जो है वो 23.5 डिग्री, थोड़ा बड़ा दिखा दूं यार, 23.5 डिग्री ये साउथ की तरफ है। विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा पृथ्वी का ये आधा हिस्सा बन जाएगा। इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे हम? उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। ये तो अर्थ की एक ज्योग्राफी है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा बहुत, बट मेरा जो मोटिव है ये है कहने का मेरे दोस्त, माय डियर स्टूडेंट, सर ये जो नॉर्थ पॉइंट है ना, एक्चुअल में ये अर्थ के सेंटर से अगर बात करोगे थोड़ा चपटा है, चपटा है, जबकि ये ईस्ट वाला पॉइंट जो है अर्थ के सेंटर से थोड़ा सा बड़ा है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो फर्क होता है वो 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर एक तरफ से ज़्यादा होता है। एक तरफ से 21 किलोमीटर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो 21 किलोमीटर इधर से भी ज़्यादा हो जाएगा, 21 किलोमीटर इधर से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इस पूरी डिस्टेंस की बात करोगे और इस पूरी डिस्टेंस की बात करोगे, ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाली लाइन, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन, तो ईस्ट और वेस्ट वाली जो होगी वो 42 किलोमीटर ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फैला हुआ है और ये चपटा है। अब चपटे होने का फ़र्क ये है, एक्चुअल में ये एक फॉर्मूला होता है, G डैश इज इक्वल टू जी, वो आगे को मैं बताऊंगा नहीं आपको अभी फिलहाल, क्योंकि वो फिजिक्स के बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। एक तो ऊपर जाने पर G में चेंज होता है, G डैश इज इक्वल टू जी 1 + h/r, लो लिख देता हूँ, 1 + h/r का होल स्क्वायर, और रोटेशन की वजह से ही फर्क पड़ता है और इस पर्टिकुलर चीज़ से भी फर्क पड़ता है। लेकिन इन फॉर्मूलों को बता करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए नहीं बता रहा था। एक्चुअल में क्या है, अर्थ की शेप की वजह से ये डिस्टेंस कम हो गई। ये डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, इसको बोलते हैं जी पोल। तो जो जी है वो पोल पर ज़्यादा होगा जी इक्वेटर के मुकाबले। अगर आप एकेडमिक में होते तो मैं आपको ग्रेविटी वाला जो 11th में चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी के, वो मैं आपको डिटेल में समझा देता, और आप देख भी सकते हैं एकेडमिक वाले चैनल पर जा करके, वहाँ पूरी डिटेल दे रखी है इसकी कि क्यों है। इसके बड़े लंबे लंबे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बड़े ईजी भी हैं, लेकिन यहाँ नहीं है ना हमारा मोटिव। हमारा यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, स्मार्ट वे में, अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर रहे और आंसर भी अच्छे से लगे। तो इसमें कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपकी ज्योग्राफी में काम आ सकती हैं समवेयर एंड समहाउ। और यहाँ पर आपको जी की वैल्यू बता दी, जो पोल पर जी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। अब आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, ध्रुव पर जो जी की वैल्यू होती है गुरुत्वीय त्वरण, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ, गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि अगर आपका यहाँ कुछ वजन है, कुछ वजन, सपोज दैट आपका वजन यहाँ पर 60 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हो इक्वेटर पर, अगर आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे पोल पर तो आपका जो वेट आएगा, इट मीन्स जो आपका फोर्स आएगा वो 60 न्यूटन से ज़्यादा ही आएगा। यही चंद्रमा का केस था। चंद्रमा पर आपने देखा कि वहाँ तो जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम थी। जो चंद्रमा पर जी की वैल्यू थी 1/6 थी हमारे अर्थ का,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की ही बात कर लो, चलो अर्थ की बात कर लो, अगर आपने अर्थ पर 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो चंद्रमा पर आप जो फोर्स लगाओगे वो लगाओगे 10 न्यूटन का, इतना कम लगाओगे। इसका रीज़न बहुत सारे हैं। एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है, जिसको मैं 1/6 कह रहा हूँ, वो 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है मून का। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है चंद्रमा पर, वो उसकी वैल्यू इतनी कम है, जबकि हमारी अर्थ पर इसकी वैल्यू कितनी है, जी अर्थ की अगर बात करोगे तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू में इतना लंबा चौड़ा फर्क है, तो जाहिर सी बात है यार, वहाँ पर जो वेट होगा ना, जिसको ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, वो भी बहुत कम होगा चंद्रमा पर। इसी वजह से यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जी का मान क्या होगा, पोल पर कम होगा। भाई पोल पर क्या होता है, जी की वैल्यू सॉरी ज़्यादा होती है। लेकिन हमसे ये कह रहा है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, अरे ये मैंने क्या कर दिया भाई, जी का मान घटता नहीं है, जी का मान बढ़ता है। जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। मैं कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको मैं ध्यान ही नहीं दिया सही करके जी की वैल्यू पर। यदि हम भूमध्य रेखा से, उल्टा मान लिया मैंने, पोल से भूमध्य रेखा की तरफ आ गए, नहीं ऐसा नहीं है भाई, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ गए हैं तो जी के मान की वैल्यू जो है, जी का मान जो है वो हमेशा बढ़ेगा। ये बात याद रख के चलें, जी की वैल्यू ध्रुव से अगर आप भूमध्य रेखा की तरफ आओगे तो घटेगा, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा। ये वाली बात याद रखना। मैंने यार पता नहीं ध्यान क्यों नहीं दिया, कहाँ मेरा ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है शरीर का वजन। देखो वही बात आ गई यार, बार बार घुमा फिरा के मैं आपसे जो कहता हूँ ना कि चीज़ों को अच्छे से समझ लो, वो इसीलिए बोलता हूँ। अच्छा समझने का मतलब यही है कि अगर आपने किसी एक दो कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से समझ रखा है तो आप उसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं। वो इसी वजह से देखो, फिजिक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है यार, थोड़ी नहीं, मैं तो मानता हूँ पूरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि वो दिखती है। तो जब इंटरेस्टिंग है, दिखती भी है, तो फिर याद करने में क्या दिक्कत है, याद हो जाएगी यार एकदम से। देखो भाई, मैं उसी की बात कर रहा था। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी अर्थ का, अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अर्थ हमारी चपटी है, ये इक्वेटर वाली लाइन हो गई, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं बना रखा, कोई दिक्कत नहीं, मत बनाओ। हमसे कह रहा शरीर का वजन, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, नहीं, एक समान कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है वजन की। वजन का मतलब होता है वेट। क्या होता है, वेट। वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप mg कहते हो। अब g बदल रहा है तो जाहिर सी बात है फोर्स भी बदलेगी। तो ये तो ऑप्शन पहला गलत हो गया, पृथ्वी की सभी सतह पर एक समान होता है। दूसरा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो ये वाली बात तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहा था मैं, कि ध्रुवों पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। जो जी पोल है वो जी इक्वेटर से ज़्यादा होता है। जी पोल ज़्यादा होता है जी इक्वेटर से। जी पोल जी इक्वेटर से ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर वेट ज़्यादा आता है, पोल्स पर वेट ज़्यादा आता है। तो वही कह रहा है कि शरीर का वजन जो होगा वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला देख लें, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा। ये वाली बात भी याद रख के चलें कि पूरी दुनिया में सबसे कम अगर वेट आएगा किसी वस्तु का तो वो आएगा विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, क्योंकि इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है, इसका तो कोई बिल्कुल गलत। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही पहुंच गए। ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट के बिल्कुल जैसा था, एक जैसा था। उसमें भी यही कह रखा था, उसमें जी की वैल्यू पूछ रहा था कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों पर जाओगे तो जी की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। मुझसे बिल्कुल बाय मिस्टेक, जल्दबाजी के चक्कर में आंसर पर गलत टिक हो गया था, बट कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाया आपको। फिर बाद में मैंने देखा तो मुझे खुद ही लगा कि यार ये मैंने गलत कर दिया, तो सही आंसर पर टिक कर दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लास्ट स्लाइड थी ये, इसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए साइंस के। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डीप कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार है, पूरी फिजिक्स इसी तरह की इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको समझा दूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा और इस तरह की फ्री वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर वे में इसी तरह से ही कंप्लीट कराते रहेंगे हम। हमारा उद्देश्य आपको पता ही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा को इतना ज़्यादा सस्ता कर देंगे कि
हर कोई गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा को आसानी से ले सकेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।